हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? मेरा नॉर्मल चल रहा है यार। पिछले 1.5 महीने हो गए इस हॉस्टल में हूँ और ये मेरे हॉस्टल की बालकोनी है। कुछ ऐसा नज़ारा है। मैं आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर दो। नोमैड शुभम मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी लाइव आता हूँ। लेकिन ये बालकोनी नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अंदर में आपसे लाइव बात करता हूँ। तो पहली बार इस बालकोनी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं लेकिन धूप निकली हुई है पीछे। ये वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको बताने को मिलेगा कि जो आपके सारे सवाल होते हैं ना, थोड़े से मेरा टंग कट गया है इसलिए बोलने में दिक्कत होती है। तो जो आपके सारे सवाल होते हैं कि मैं इस रास्ते में कैसे घूमता हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, या तो फिर मैं अपने ट्रैवल को कैसे फ़ंड करता हूँ, उसके अलावा मेरे कितने अमेजिंग एक्सपीरियंस रहे थे गोबी डेजर्ट में, जो मेरे डेडली एक्सपीरियंस रहे थे। उसके अलावा हाउ आई गेट वीज़ा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, हाउ आई गेट वीज़ा, हाउ आई मैनेज माई फंड। उसके बाद मेरी नेक्स्ट ट्रैवल प्लान क्या है और मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया, सारे तो हो ही जाएंगे। और मेरे बैग में क्या क्या है, बस यही सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियोज़ में दिए हैं। मेरा ये एक्चुअली इंटरव्यू था। मेरे जो अमित भाई हैं, अमित भाई को अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ कि वो एक भी अमेजिंग ट्रैवलर है। उन्होंने अफ्रीका में काफ़ी गज़ब की ट्रैवलिंग की है और उनका यूट्यूब चैनल भी है, देसी टूरिस्ट। और भाई वीडियो बनाते हैं यार, मतलब उनके जो एडिटिंग स्किल्स हैं, मतलब मैं उसके सामने तो बच्चा हूँ, मतलब बच्चा, बहुत छोटा बच्चा। और वो मतलब क्या बताऊँ, बूढ़े हैं। तो कुछ ऐसा है। तो उनके वीडियोज़ भी आप देख लेना। और उनके साथ मैंने ये वीडियो बनाया था, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया था, तो उसी इंटरव्यू को मैं अपने वीडियोज़ में डाल रहा हूँ क्योंकि सारे सवाल ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो मैंने लगा कि आप लोग भी पसंद करोगे और आपकी सवाल भी लगभग सेम होती है। तो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। Hello, व्हाट्स गोइंग ऑन? so my name is Amit, and I am totally and completely ready to blow your mind because it blew mine when I came to know about this wonderful guy. एक ऐसे बंदे से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ जो इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, थाईलैंड से लाओस, लाओस से चाइना, मंगोलिया, फिर रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वापस कजाकिस्तान, फिर रशिया का साइबेरिया रीजन और फिर अब जाकर अजरबैजान में पहुंचा है वो सिर्फ एक ट्रिप में, थ्रू आउट ये पूरी डिस्टेंस बिना एक भी फ्लाइट लिए। ये वो बंदा है जिसने गोबी डेजर्ट, मंगोलिया का बहुत बड़ा सा मरुभूमि पैदल ही पार कर दिया। और ये वही बंदा है जो ओमियाकॉन रशिया में -72 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पे अकेला पहुंच गया और वहां पहुंचने वाला ये सिर्फ चौथा इंडियन था। और ये वही बंदा है जिसने ये सब कुछ बिना किसी के, बिना अपने पेरेंट्स के या बिना किसी के हेल्प के, अपने बलबूते पे सिर्फ 18 साल की उम्र में कर लिया। और आज हम मिलेंगे इसी लड़के से। एंड आई वेलकम नोमैड शुभम। नोमैड शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पहले एपिसोड में, जहां बहुत पर बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू टू यू फॉर ऑनरिंग अस इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सेशन। सो सबसे पहला सवाल, शुभम, क्या तुम बाकू में बिल्कुल सेफ हो इस कोविड-19 के टाइम पे? यस, ऑलमोस्ट सेफ हूँ। यहाँ पर कोविड-19 के उतने केसेस नहीं हैं और सब कुछ नॉर्मल है, उतना भी ज़्यादा क्लोज नहीं है। आप बाहर जाओगे तो लोग ट्रैवल करते हुए दिखेंगे, सुपरमार्केट वगैरह खुली हुई है, बट जो बिग मॉल्स हैं, उसके अलावा जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो सब बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक अभी 250 केसेस हैं, मतलब जो एक्टिव केसेस हैं 250 के आसपास पूरे कंट्री में। ओके, तो और मेरे ख्याल से ये कुछ समय पहले तक 1000 के ऊपर थे, तो मतलब केसेस 1000 के ड्रॉप ऊपर हुए हैं। ड्रॉप हो रहे हाँ, हैं तो यहाँ फिर तो पे। अच्छी बात है, आप नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं आपके लोकेशन पे, तो फिर ठीक है, दिस इज प्रीटी गुड न्यूज। और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, बट सबसे पहले हम और ये सारे लोग जो यहाँ पर और अमेजिंग ट्रैवलर्स हमारे साथ आपको देख रहे हैं, वो सब ये जानना चाहेंगे, हु इज शुभम, हु इज नोमैड शुभम? मैं एक ट्रैवलर हूँ, बस ट्रैवल करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2.5 सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अलग अलग जगहों पे जाना चाहता हूँ और जो ऐसे जगह जाता हूँ जहाँ पे लोग ट्रैवलर्स बहुत कम जाते हैं। और मैं एक हिचाइकर हूँ, मैं फुल टाइम हिचाइकर हूँ और मुझे हिचाइकिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैंने आज तक अराउंड 50,000 किलोमीटर की हिचाइकिंग कर चुका हूँ। उसके अलावा मैं लैंड से ट्रैवल करता हूँ। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है बाय फ्लाइट के मुकाबले। आप 19 साल के हो, राइट? अभी 19 साल अभी का हूँ। 2 महीने पहले आप 19 साल के हुए हो, तो और 19 आप 2.5 साल से ट्रैवल कर रहे हो और 50,000 किलोमीटर हिचहाइक कर चुके हो। तो शुरू कब किया था, मतलब किस उम्र में सोचना शुरू कर दिया था ये? ये सब चीज़ स्टार्ट कर दिया था जब मैं 16 का था।
16 मतलब मैं 16 में क्या कर रहा था? मैं 16 में शायद ये सोच रहा था कि 10th के बाद साइंस लूँ या कॉमर्स, और उसमें भी डिसाइड कर नहीं पाया था मैं। ड्यूड, ओके। यू आर ऑसम। अच्छा, तो थोड़ा-सा जानना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड शुभम। कहाँ से हैं आप? या फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं बिहार से हूँ, बिहार के छोटे से गांव में पला बड़ा। और मेरी इंग्लिश अच्छी अच्छी नहीं, क्योंकि मेरी जो जो मैंने पढ़ाई वगैरह की थी वो हिंदी मीडियम में की थी। प्रॉब्लम इंग्लिश इज़ नहीं है नॉट अ तो नेसेसिटी, हाँ। तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई वगैरह की। 9th करने के बाद मैं फिर पटना गया। उसके बाद मैंने 1 साल कोटा चला गया आईआईटी के प्रिपरेशन करने के लिए। ओके। और फिर वहाँ से मतलब प्रिपरेशन फिर करी थी वहां आगे से कहीं? क्लियर विलियर कुछ किया था? एनआईटी का हुआ सिलेक्शन, बट उस समय तक मेरा माइंड हो चुका था ट्रैवलिंग की तरफ, तो फिर वहां से एनआईटी का ट्रैवलिंग सिलेक्शन स्टार्ट हो कर दी गया था? इंजीनियरिंग। या उसके जाने के बाद क्या टेक्निकल बात है छोड़ दिया यार, जान वाह। के। बट एनआईटी निकाल लेने के बाद ट्रैवलिंग को फुल टाइम बनाना या अपने पैशन को फुल टाइम अपने पास रखना, ये बहुत ही हिम्मत की बात है। मुझे नहीं लगता है, एटलीस्ट आई डोंट नो एनीवन फ्रॉम बिहार, एटलीस्ट इन माय नॉलेज, जिन्होंने ये काम किया है इस उम्र में। ठीक है। और आई थिंक इंडिया में भी अगर मैं ढूंढने जाऊंगा तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे मुझे, बिकॉज यहाँ पर ट्रैवलिंग को इतना इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है हमारे देश में, या अनफॉर्चुनेटली। बट एक बात बताओ, इस उम्र में जब तुमने ये सोचा कि तुम्हें ये फुल टाइम ट्रैवलिंग करनी है या जो भी ट्रैवलिंग करनी है, उसके बारे में तुमने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? बिकॉज आई एम श्योर कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पेरेंट्स को एक दिन उठ करके बोला तुमने कि मैं बस घूमने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा होगा हाँ हाँ बेटा जाओ। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। नहीं, ऐसा तो किसी अभी इंडिया में अभी हो नहीं रहा है। पेरेंट्स इतने जल्दी आसानी से ट्रैवलिंग के ऊपर मानते नहीं है। कितने ट्रैवलर से मेरी बात होती है, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि देखो भाई, मुझसे अभी ट्रैवलिंग होगा, आप मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दोगे जबरदस्ती, मैं चले जाऊंगा, लेकिन पैसे बर्बाद हो जाने हैं, मुझे जॉब वगैरह मिलना नहीं, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में मन लग गया है, मुझे ट्रैवलिंग ही करनी है। ओके, फिर उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन बिल्कुल, मतलब पागल हो गए मेरे ऊपर। मतलब गालियां तो सुनी पड़ी काफी ज्यादा, काफी समझाया गालियां सुनी? उन्होंने, लेकिन मेरा मन उसके ट्रैवलिंग के ऊपर था, तो मैंने अपनी जिद छोड़ी नहीं। मतलब लास्ट तक जिद छोड़ी नहीं। और उनको कहा कि देख भाई, मैं ना यूपीएससी क्लियर करूंगा, आईआईटी छोड़ो आप। यूपीएससी की, हाँ ठीक है, वैसे भी यूपीएससी 30 तक वैलिडिटी होती है, 30 तक या क्लियर कर सकते हैं। अभी तो 16 है, 8-10 साल घूम लो, फिर या 24-25 तक, 26 तक, उसके बाद आखिरी के 4-5 साल में प्रिपरेशन कर लेना। 4-5 तुम साल बिहारियों के लिए काफी होता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। या तो उससे मैंने ज्यादा नहीं उन्होंने चाहिए होता बोला हमें। कि मैंने उन्होंने कहा कि देखो भाई, अभी 3 साल मुझे ट्रैवल करने दो आराम से। 3 साल मैंने अभी ग्रेजुएशन करने कंप्लीट कर लेता हूँ बाय जो डिस्टेंस कोर्स होते हैं, उसमें एडमिशन अच्छा, लगा तो मतलब कर। साथ में डिस्टेंस में ग्रेजुएशन भी कर रहे हो? उनका सिर्फ मान रखने के लिए, बाकी मैं पहले साल ही फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, अब जो तुम कर रहे हो उसको अच्छे से कर रहे हो तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है। और या पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये सबसे आसान तरीका है लाइफ में सेटल होने का, पढ़ाई लिखाई यस, करना। और मेरा ये कहने का बिल्कुल मन नहीं है, जो भी आप लोग देख रहे हैं, मैं बिल्कुल भी इस चीज को प्रमोट नहीं करा कि आप पढ़ो लिखो मत, पढ़ाई लिखाई या बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपका किसी चीज में मन लगा हुआ है तो आप वो कर सकते हो। 2-3 साल के बाद भी पढ़ाई की जा सकती है, टिल द टाइम अगर आप अपने पेरेंट्स के ऊपर, जैसे शुभम, मुझे लगता है शायद तुम अपने पेरेंट्स से कोई पैसे नहीं लेते हो, राइट? या अभी नहीं लेता हूँ 1 रुपए भी मैं। 1 रुपए भी नहीं लेते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर के नहीं घूम रहे। ठीक है। या तो तुम 2-3 साल का गैप ले सकते हो। तुमने अगर 3 साल सोचा है कि तुम अगर पढ़ाई की जगह ट्रैवल कर लो, तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव एज अ ट्रैवलर की ट्रैवल करने से आप जितना सीखते हो उतना आप कॉलेज में और कैंपसेस में नहीं सीख सकते। नहीं सीख पाते या। शुभम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि काफी सारे लोग तुमसे पूछते होंगे। आई एम श्योर कई सारे लोगों ने तुम्हें कई जगह पूछा होगा ये क्वेश्चन, और तुमने जवाब भी दिया होगा। मेरे जहन में हाँ भी है ये सवाल कि बहुत सस्ता और बजट ट्रैवल करते हो तुम, लेकिन कुछ ना या कुछ पैसे तो जरूर खर्च होते होंगे, चाहे वो वीजा का पैसा हो गया, या कभी कुछ खाना पड़ गया, या हॉस्टल लेना पड़ गया अगर कुछ नहीं मिला करने को या स्टे करने को। तो ये पैसा कैसे मैनेज करते हो तुम? बिकॉज पेरेंट्स पे तो तुम डिपेंडेंट हो नहीं, तो फिर ये कैसे मैनेज करते हो तुम? मैं ट्रेवल ऑलमोस्ट 2 सालों से कर रहा हूँ, और मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेरा बजट है, मैं 300 से 500 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रैवल करता हूँ। तो अगर महीने के लगा लेंगे तो अराउंड 9,000 रुपये से अराउंड 15,000 रुपये के बीच होता है एक महीने में, जो मेरा मैक्सिमम खर्चा हुआ है। तो उसके लिए मैं शुरुआती दिनों में क्या करता था कि मैं ट्यूशंस वगैरह पढ़ाता था ऑनलाइन। ट्यूशंस ऑनलाइन पढ़ाता था, या तो फिर ऑफलाइन ही पढ़ाता था जब मैं इंडिया में रहता था। तो उसमें मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, उससे मैंने ट्रैवल किया। साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप मैंने सेव पैसे से ट्रैवल किया था। और उसके बीच कभी कभी ना, पता नहीं मुझे काम मिल जाता था। लाइक ऑनलाइन जो काम होता है, किसी एक हॉस्टल में रह लो, उनको वहाँ पे वॉलंटियरिंग कर लो, और साथ साथ पैसे, साथ साथ पढ़ाई भी, मतलब पढ़ाई कर लो, और साथ साथ लाइक
लोगों को पढ़ा भी दो, उसमें क्या होता है कि थोड़े मोड़े पैसे आ जाते थे। तो ऑन एन एवरेज मैं 10,000 11,000 का महीना कमाता था। ओके, ये ऑलराइट। मेरा मैक्सिमम था। लेकिन अब ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए जब मैं यूट्यूब से पैसे ले रहा हूँ, जो यूट्यूब के जो एड्स रेवेन्यू से पैसे आते हैं, उससे मैं ट्रेवल कर पा रहा हूँ। और आज ऑलमोस्ट 5-6 महीने के बाद इस तरह मतलब कंडीशन है कि आज मैं मतलब अच्छे से ट्रेवल कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन फिर मतलब भी अब मतलब YouTube से इतना रेवेन्यू आ जाता है कि तुम अब अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो, या लाइक ताकि लाइक किसी और उस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, तो मैं अब तो क्या फिलहाल वो सब कभी तो ऐसा नहीं कर रहा होगा हूँ। कि YouTube से बहुत सारा पैसा आने लग जाएगा तो हम वो शुभम जो नोमैडिक है नहीं नहीं उसको नहीं देख पाएंगे? नहीं नहीं, मैंने अपने एक ही बात पक्का रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रैवल स्टाइल चेंज नहीं करना, ट्रैवल स्टाइल सेम रहना है। थैंक गॉड, क्योंकि सबको यही पसंद है कि अनकन्वेंशनल वे से तुम कितना ट्रैवल कर रहे हो ना। आई एम प्रीटी श्योर कि सब ये चाहते हैं कि तुम ऐसे करते रहो और लोग देखते रहें और इंस्पायर होते रहें, लर्न करते रहें। सो ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि या शुभम पैसे कैसे मैनेज करता है। हार्ड वर्क है या ब्रो, सब लोग हार्ड वर्क करते हैं। वैसे शुभम ने बहुत हार्ड वर्क किया है, ट्यूशंस करके, ऑफलाइन ऑनलाइन ट्यूशंस करके, एंड देन फाइनली यूट्यूब के थ्रू इसको पैसा आने लग गया है, विच इज ऑल्सो अ जर्नी, या बिकॉज इतना आसान नहीं होता यूट्यूब से पैसा लाना। बीइंग अ फेलो यूट्यूबर आई नो दिस, बहुत बड़ी समस्या है मेरी ये। ठीक है, तो या व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग, हिचहाइक करते हो तुम, ठीक है, इंडिया से अजरबैजान तक करीब 50,000 किलोमीटर का हिचहाइक कर लिया तुमने, या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किए तुमने, इस दौरान कभी तुम्हें डर नहीं लगा, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जहां पर तुम्हें लगा हो कि थोड़ा ये अनसेफ हो गया, या फिर जान जा सकती है, या फिर या कुछ भी डर लगा हो किसी भी तरीके का? या डर तो मुझे लाइक अगर अब मैं बात करूं, 2 बार मुझे काफी डर लगा था कि मुझे मेरी जान चली जाने वाली है। क्योंकि एक बार हुआ था मंगोलिया में, गोबी डेजर्ट में हम लोग पानी के सर्च के ऊपर काफी मतलब पानी सर्च कर रहे थे गोबी डेजर्ट में। और दूसरा बार हुआ था जब मैं साइबेरिया में था, ओमियाकोन जा रहा था। तो हमारी ट्रक थी, वो -54 डिग्री के आसपास का तापमान था, और वो ट्रक खराब हो गया। और मैंने काफी सुना था कि वहां पे लोग मर जाते हैं लाइक ठंड से, अगर उसमें ट्रक खराब हो जाती है तो। क्योंकि दूरों दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं। 400 किलोमीटर जो अमियागंज से पहले 400 किलोमीटर तक सिर्फ एक कैफे है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और सिर्फ टाइगा साइबेरिया का जो है, और सिर्फ जानवर है वहां पे। तो हमारी ट्रक खराब हो गई। अब मेरा क्या है कि मुझे ना उतनी मैकेनिकल चीजें आती नहीं है कि कार वगैरह ठीक कैसे करनी है या को कैसे करना है। जो हमारा चक्का था वो पंचर हो गया, लाइक फट गया। और हमारी गाड़ी स्नो में मतलब थोड़ी गिर गई, हम लोग स्नो में चले गए। तो कितने लोग किसी थे तरह हम और ट्रक ड्राइवर भाई साहब 2 ही थे। और हिचहाइक कर रहे थे तुम? हिचाइक कर रहा था मैं। ओके, फिर? उसके बाद ट्रक वाले भाई साहब ने उतरे, मैं भी उनके हाथ बटाने के लिए गया, मुझे कुछ आती नहीं, मैंने ट्राई किया। 1 घंटे लगे, अराउंड 45 मिनट के आसपास। हमारा चारों मेरा उंगली तो उंगली काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस -55 में हाथ निकालना, क्योंकि मेरे पास दस्ताना जो था उसमें उंगली मतलब वाला नहीं था। वहाँ के दस्ताने होते हैं वो चारों साथ होते हैं, फिर आप काम नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। तो वही जो हाथ निकाल के खाली हाथ से मैंने किया, चारों के चारों उंगली फ्रोज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी ने ना लाइक चोट लग गया हो, दरवाजा के सामने नहीं आता कभी आपका हाथ, तो जो ऐसा फील हो रहा था। चारों की चारों 20 उंगलियों में पैर हाथ सब कुछ ऑलमोस्ट फ्रोज राइट में से हो गई थी। तो फिर पता नहीं हिम्मत आई, कुछ ट्रक ड्राइवर्स पीछे से और आ गए, और फिर हम लोगों ने ठीक ठाक करके हम लोग निकल गए, हम यकन पहुंच गए। ये मेरा तो मतलब रिस्की एक्सपीरियंस था। कितने, मतलब ये सुनने में इतना रिस्की लग रहा है, आई डोंट नो वहां पर एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या फीलिंग आ रही होगी तुम्हें। कितना वक्त लगा था तुम्हें ये ट्रक को ठीक करने में, मतलब अराउंड कितने वक्त 45 था? मिनट के 45 मिनट के यार, आसपास। 45 मिनट में क्या फीलिंग आई होगी ना, मतलब मैं थोड़ा बहुत इमेजिन, मतलब शायद मैं इमेजिन कर भी नहीं पाऊंगा। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। और दूसरा तुमने बताया कि पहला तुमने बताया कि गोबी डेजर्ट में तो गो पानी बेटे ढूंढ थे, रहे थे। पानी ढूंढ रहे थे। डेजर्ट में पानी ढूंढ रहे थे, क्यों? हम लोग पानी लेके चले थे। जब हम लोग चले थे, क्योंकि जो गोबी का जो स्थान लाइक जो गोबी का हम लोग देखना चाहते थे सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स जो मेन सिटी थी, एक छोटी सी सिटी थी गाँव सा, वहां से अराउंड 25-26 किलोमीटर दूर था। हम लोग वहां से चले पैदल। आप लेके चले थे अराउंड 5 लीटर पानी, बट खत्म हो गई रास्ते में, क्योंकि चलना पड़ा था पैदल, दिन भर पैदल चलते रहे। खत्म हो गई पानी। अब रात को पानी खत्म हो गई, हम लोग सोचे गिर वगैरह में ढूंढते हैं। तो उसी रात को हम लोग पानी गिर ढूंढ रहे थे। ऑलमोस्ट नहीं मिला था, और हम लोग ऑलमोस्ट मतलब मरने ही वाले थे, क्योंकि पानी हम काफी प्यासे थे। मतलब एक बात बताओ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने गोबी डेजर्ट, तुमने और नोमैडिक इंडियन, इफ आई एम या नॉट रॉन्ग, ठीक है, या तुम या दोनों ने गोबी डेजर्ट को पैदल ही पार कर दिया था, या ठीक है,
और इस पूरे डेजर्ट को पार करने के दौरान एक रात, मतलब 2 दिनों में तुमने किया था, या बीच में एक रात पड़ी थी, राइट? एक रात पड़ी थी। तो उस रात में तुम्हारे पास पानी नहीं था, या पानी नहीं था, हम लोग रात को तुम पानी खोज रहे थे। रेगिस्तान के बीच में हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कहाँ क्या है और तुम्हारे पास पानी नहीं है। तेज। डूड, ये यार कैसे काम करते हो तुम लोग, है मतलब ये कर कैसे लेते हो यार, हिम्मत कहाँ से आती है ये करने के लिए? पता नहीं, फ्लो फ्लो में हो गया था ऐसा, हम लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया था कुछ ऐसा करना है। जब हम लोग करते हो तो कुछ ऐसा प्लान नहीं करते कि ये करना है, हो जाता है फ्लो फ्लो में। बहुत अमेजिंग स्टोरी है ये। देखो, जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, जो जो भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, देखो मैं ये आप लोगों को डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ कि ये लोग बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं और ये एक अलग ही वेवलेंथ है ब्रेन का, तो ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो ट्राई करने की कोशिश करें। एंड तुम जब ये गोबी डेजर्ट क्रॉस कर रहे थे तो तुम नोमैडिक इंडियन के साथ थे। एंड या जिन लोगों को नहीं पता है, नोमैडिक इंडियन, हिज नेम इज दीपांशु सांगवान, इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग हिच-हाइक एंड एडवेंचरर ट्रैवलर फ्रॉम इंडिया, ठीक है? तो ये 2 लोग थे साथ में और दोनों ही बहुत ही एविड ट्रैवलर्स थे। इनको काफी एक्सपीरियंस है रोड पे रहने का और ऐसी जगहों पे, दुर्गम जगहों पे जाने का, वीरान जगहों पे जाने का। सो सिर्फ इंस्पायर होना जरूरी नहीं है कि ये कॉपी करना, ठीक है? सो दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड, क्योंकि मैं ये कॉपी नहीं करूंगा। मैं बड़ा कंफर्टेबल ट्रैवल करने की कोशिश करता हूँ, इतना मतलब थोड़ा बहुत हिचाइक वगैरह मैं कर लेता हूँ, लेकिन डेजर्ट क्रॉस कर जाना यार, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग। मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था शुभम तुमसे कि इस पूरे ट्रैवल के दौरान, कुछ 1 साल हो गया तुम्हें ट्रैवल करते हो 50,000 किलोमीटर के दौरान, क्या इंसानी तौर पर किसी इंसान से, किसी ह्यूमन से तुम्हें लगा कभी ऐसा कि मुझे खतरा है? क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में ये परसेप्शन होता है कि यार बाहर मत जाओ, कोई कुछ खाने को दे देगा, कोई कुछ बेवकूफ बना देगा, कोई लूट जाएगा तुम्हें। जैसा हमारे घर में हमारे मम्मी पापा बचपन से हमें कहते आए हैं और न्यूज और मीडिया में भी हम यही देखते हैं। तो इस दौरान कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान से तुम्हें लगा हो, खतरा महसूस हुआ हो? अब पहले मैं सुनाता हूँ एक स्टोरी, जहाँ पर एक इंसान था जिस अगर वो बोले कि मैं माफिया हूँ और उसके घर जाके रहना, मुझे नहीं पता नहीं, एक मैं रशियन बॉर्डर पे था, मैं मंगोलिया से रसिया में एंट्री ले रहा था और एक भाई साहब मिले, वो कहे कि मैं माफिया हूँ, काफी ड्रंक थे। पता नहीं, फिर भी मुझे इसमें अच्छी फील आ रही थी कि ये बंदा नहीं, सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, मुझे रहने को दे रहा है रात को, चलो इसके घर पे रहते हैं। मुझे पता नहीं, मुझे लगा ये एक्सपीरियंस करना है कि माफिया लोग कैसे रहते हैं। मतलब वो सच में माफिया था? या सच में माफिया था। ओह वाह, कैसा था एक्सपीरियंस फिर तुम्हारा? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था माफिया के साथ। लाइक घर पे गए, वो खिला रहे हैं पिला रहे हैं, लेकिन ड्रंक तो सारे लोग थे, 5.5-6 माफियाज थे, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सुबह उन्होंने मुझे छोड़ दिया जहाँ पे जाना था। पता नहीं, अच्छी फील आई उनके प्रति। पता नहीं, मुझे ऐसा हमेशा होता है कि जब भी किसी लोगों से मिलता हूँ, फील या ना वो समझ में आ जाती है कि कैसी है, कैसे हैं लोग। आई एम श्योर इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं यार, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और जनरली आपका इंस्टिंक्ट जो होता है ना वो गलत नहीं होता है, ठीक है? तो मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा अभी तक जो कि बहुत खराब हो किसी इंसान के साथ? एक हुआ था, लेकिन एक्सपीरियंस था क्या, मैं थाईलैंड में हिचाइक कर रहा था और ट्रक वाले भाई साहब थोड़ा मुझे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, हाँ, ये एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा साउंड करता है एंड या आई अंडरस्टैंड दिस। एंड क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे मैंने किस्से सुने हुए हैं और कई सारे मेरे बहुत नजदीक के लोगों से मैंने ये किस्से सुने हुए हैं, तो ये लड़कों के साथ भी होता है। दिस इज प्रीटी बैड। तो मैंने चिल्लाया वहां पे, फिर वो उन्होंने मुझे छोड़ दिया ट्रक से बाहर। मतलब मैं चला गया और मैंने कुछ कुछ छोड़ भी दिया था उसी ट्रक में। वो मेरा ओनली बुरा एक्सपीरियंस है मेरे ऑलमोस्ट 2 साल के ट्रैवलिंग में। All right, sad to hear that, but yeah, but I am very happy to hear this कि पूरे 2 साल में बस वो एक एक या तुम्हारा ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। So I am pretty happy about it कि traveling is actually a very good way to know this and understand this, that the world is full of beautiful people and nice या people. All right, शुभम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जब भी मैं शुभम से रिलेटेड कोई भी बात मैंने कहीं पर भी पढ़ी हो या जब हमने ये अपने ग्रुप में डाला कि हम शुभम को इंटरव्यू करने वाले हैं, मतलब तुम्हारा नाम तो नहीं लिया था लेकिन लोगों ने अंदाजा लगा या लिया कि हाँ ये शुभम का ही इंटरव्यू होने वाला है, तो वहां पे क्वेश्चंस आ गए। तुमने इंडिया से लेकर अजरबैजान तक कुछ 18 कंट्रीज तुमने कवर कर ली हैं और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री भी है चाइना और वाली बात। रशिया, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं। इन सब का वीजा कैसे लिया तुमने? क्योंकि जब तुम इंडिया से चले थे तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास कोई वीजा नहीं था या शायद कोई एक वीजा था। या वो सिर्फ चाइना का वीजा था। और वीजाज के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो वीजाज होते हैं वो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सबसे पहली बात। और डिपेंड करती है कंट्रीज के ऊपर कि आप कौन सी हाँ, कंट्रीज जा रहे हो। मैं यहाँ से यूरोप जाने की मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यूरोप का वीजा नहीं मिलेगा।
ओके तो इसलिए मैंने अफ्रीका का ही प्लान बनाया, ये रूट भी वीजास को देखते देखते हुए था। ओके। तो मतलब तुमने कैसे वीजास लिए? वीजा तुम जब ट्रैवल कर रहे थे उसी वक्त ले रहे थे, लेते जा रहे थे? या लेट्स सपोज मैं चाइना में हूँ, तो मैं वहां से मंगोलिया का वीजा ले सकता हूँ। ओके, और जब तुम मंगोलिया पहुंचे तो फिर वहां से रशिया का वीजा लिया तुमने? वीजा ले सकते हो, और जब रसिया पहुंच जाओ तो वहां से आप कजाकिस्तान कर लो, आप कजाकिस्तान पहुंच जाओ तो वहां से तजिकिस्तान किर्गिस्तान कर लो, इस तरह हो सकता होता है। ओके, तो ये किस तरीके से काम हुआ? जैसे मंगोलिया में तुम रशियन एम्बेसी के पास गए, या और कितना मुश्किल या कितना आसान था ये थ्रू आउट एक्सपीरियंस तुम्हारा वीजा लेने का? डिफरेंट डिपेंड करता है कंट्रीज टू कंट्री। ऐसा नहीं है कि सारे कंट्रीज इजी होते हैं, सारे कंट्रीज हार्ड होते हैं। जैसे मुझे याद है, मुझे कजाकिस्तान के वीजा के लिए वो दे ही नहीं रहे थे, बोले कि अपने कंट्रीज आओ। मैंने कहा यार देखो, मैं लैंड ट्रैवल कर रहा हूँ, इंडिया से लेके मैं किर्गिस्तान बाय लैंड आया हूँ, प्लीज देखो यार मुझे वीजा तो देना ही पड़ेगा। फिर मैंने अलग अलग लोगों से बात करी, इंडियन एम्बेसी गया, इंडियन एम्बेसी ने थोड़ा इन्फॉर्म किया उन लोगों को, तो फिर उन्होंने मुझे वीजा दिया कजाकिस्तान का। अच्छा, मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन सॉर्ट आउट हो गया। हो गया। ओके, दिस साउंड्स गुड। आई एम प्रीटी श्योर कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, ये मेरे लिए भी लर्निंग है, बिकॉज मैं हमेशा यही सोचता था कि ज्यादातर कंट्रीज में आपको जो टूरिस्ट वीजा होता है वो आप अपने कंट्री में रह करके ही ले सकते हैं। बट ये बहुत एक नई बात पता चल रही है कि अच्छी से अच्छी कंट्री, रशिया जैसी कंट्रीज में भी आप मंगोलिया में रहते हुए आप रशिया का वीजा ले सकते हो। तो अगर एंड एक आपका बात वहां आपको से बताऊंगा तो, और लाइक इंटरेस्टिंग बात, कि जो वीजास होते हैं इंडिया में डॉक्यूमेंट ज्यादा मांगते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज। जैसे को चाइना वीजा को अगर लाओस में आप लेते हो तो काफी इजी वीजा हो जाता है, या तो फिर वियतनाम में लेते हो तो आप तो क्या उतनी आप डॉक्यूमेंट्स। चाइना का वीजा जो है वो तुमने इंडिया से लिया था या लाओस या वियतनाम से लिया था? नहीं, लिया तो मैंने इंडिया से ही था, लेकिन जब पिछली बार जब लाओस गया था तो मैंने वहाँ पता किया था जाके। मैं ओके, ज्यादा रहता हूँ कि वीजा देंगे या नहीं देंगे, जाके तो पता क्या करते पता रहता चला हूँ। कि वो वीजा मिल देंगे सकता है देंगे, वहां से? मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। अच्छा, मतलब लाओ जाकर के वहां से भी आप वीजा ले सकते हो। और क्या ले क्या सकते हो या डॉक्यूमेंट्स में क्या फर्क है? अगर इंडिया से लेते हैं और लाओ से लेते हैं तो क्या बैंक फर्क है? स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेंगे लाओ में? नहीं मांगते लाओस में। मैं इंडियन से मिला हूँ जिस उन्होंने पॉइंट। लाओस की वीजा लिया है। या सेकंड थिंग, एक बात मंगोलिया के बताता हूँ। मंगोलिया के जस्ट लाइक बॉर्डर जो क्रॉस करते हैं उससे 2 किलोमीटर पहले मंगोलिया की एम्बेसी है। लाइक एम्बेसी तो नहीं, क्या कहते हैं, कॉन्सुलेट है। हाँ, ठीक है। और वहां पे आपको 2 मिनट में वीजा देंगे, बिना बिना 0 रुपीज में, लाइक फ्री में मिलता है वीजा। चाइना से मंगोलिया के बॉर्डर पे, चाइनीज साइड पे मंगोलिया कॉन्सुलेट है और वहां पर दो कॉन्सुलेट है। दिन में आपको वीजा दे देंगे फ्री ऑफ दो कॉस्ट। मिनट में 2 मिनट, 2 मिनट, 2 दिन अच्छा, में, दो 2 मिनट मिनट में। में? या Wow. Now this is super amazing. I mean, I can use this information, and I'm pretty sure कि everybody who's watching, this video right now, guys, चाइना से मंगोलिया में जाते वक्त आप मंगोलिया का वीजा ले सकते हो। अब ये इन्फॉर्मेशन देखो चेंज भी हो सकती है। शुभम जो कह रहा है वो या बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है, लेकिन वीजा इज अ वेरी डायनेमिक थिंग एंड इट कीप्स चेंजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या तो या कुछ चीजें रिसर्च करके जाओ। ऐसा ना हो कि वहां पहुंचने के बाद और वो चीजें चेंज हो गई और फिर तुम मुझे या शुभम को कह रहे हो कि यार तुमने तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, बिकॉज वीजा रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो सकते बट हैं। प्लीज डू योर मैंने रिसर्च अपना बिफोर यू वीजा गो। दिल्ली से लिया था, मैंने अपना वीजा दिल्ली से लिया था। मंगोलिया और का? वो भी 2 मिनट में मिली थी, 2 मिनट में। हाँ, मंगोलिया का वीजा इज इजी या as compared to other countries, and it's a very beautiful country also। बहुत अच्छा कंट्री साइड है वेरी उसका। ब्यूटीफुल पूरी हमारे पास। कंट्री में रोड्स है ही नहीं, लेकिन 4G नेटवर्क हर जगह है, जो थोड़ी बहुत मालूमात है मुझे। ओ यस, 4G नेटवर्क। या सो वीजा के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि जब आप किसी कंट्री में एंटर करते हैं तो उस कंट्री का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपसे हमेशा चेक करता है कि आप यहाँ कब तक रुकने वाले हो, और जब आप यहाँ से कहाँ जाने वाले हो, वापस इंडिया या जाने वाले हो या नेक्स्ट कंट्री जाने वाले हो, तो वो आपको बताना पड़ता है और उसके लिए आपको फ्लाइट बुकिंग दिखानी पड़ती है। या तो ये आप कैसे टैकल करते हो? इमिग्रेशन ऑफिसर को कैसे समझाते हो? कुछ कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर, कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर ऐसे होते हैं जो कि मानते ही नहीं है। जैसे लाइक थाईलैंड वाले भाई साहब, वो मतलब मुझे एक बार उन्होंने डिपोर्ट किया है इसी के चक्कर में, मेरा फ्लाइट टिकट नहीं थी। अच्छा, ओके। थाईलैंड से मैं डिपोर्ट हुआ हूँ एक बार, मेरे पास डिपोर्ट स्टैम्प है थाईलैंड का मेरे पासपोर्ट पे। ओ माय गॉड। ओके, फिर? फिर दूसरी बात, मुझे मतलब फ्लाइट टिकट दिखाने के लिए कुछ वेबसाइट का यूज करता हूँ, जो मैं काफी लोग देख रहे हैं उनको फायदा होगा, बता देता हूँ। यात्रा यात्रा आपको 3 दिनों का फ्लाइट टिकट फ्री देता है, लाइक होल टिकट होता है, बट वो आप यूज कर सकते हो इमिग्रेशन ऑफिस को शो करने के लिए। तो मैं वो यूज करता हूँ। उसके अलावा मैं उनको मतलब बात करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा फ्लाइट टिकट कहाँ जा रहे हो चाइना के बाद। मैंने कहा देखो भाई, मेरे पास मंगोलिया का ऑलरेडी वीजा है, चेक करो। मैं इसके बाद मंगोलिया, देन वो लोग कन्विंस हो गए कि ठीक है ये मंगोलिया जाएगा। अच्छा, मतलब तुम इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करते हो कि मैं या बाय लैंड ही जाऊंगा और मैं डेफिनेटली थाईलैंड। जाऊंगा। या
अच्छा, तो मतलब ये बात जो कॉन्फिडेंस के साथ तुम बोलते हो उससे इमिग्रेशन ऑफिसर कन्विंस हो जाते हैं। या हो जाते हैं, जनरली हो मतलब जाते हैं। थाईलैंड के अलावा अभी तक ये 18 कंट्रीज में से एक थाईलैंड को अगर हम हटा दें तो तुम्हें किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सारे कंट्री तो मांगते ही नहीं कुछ, मतलब ये मुझे याद है जब म्यांमार में जा रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका मैं स्टाम्प कहाँ पे करूँ, वीजा वगैरह के बारे में कुछ नहीं, आपका स्टाम्प कहाँ करूँ आपके पासपोर्ट पे बताओ। इतने फ्रेंडली थे म्यांमार के इमिग्रेशन ऑफिसर। राइट राइट, आई एम श्योर यार, ये लोगों की जो परसेप्शंस हैं वीजास को लेकर के वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी। इंडियन पासपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, सो ये एक डर रहता है हमारे अंदर। और ऐसा नहीं है कि कंट्रीज में ऐसा हमारे साथ बुरा नहीं होता, होता है बहुत सारी कंट्रीज में इमिग्रेशन को लेकर के इंडियन पासपोर्ट को काफी ट्रबल किया जाता है। तो या ये एक परसेप्शन हमारे दिमाग में बनी हुई है और वो गलत नहीं है, लेकिन ये हालात इतने भी बुरे नहीं है जितने या हम सोच रहे हैं। राइट। या सो अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ओमिया कौन या -72 डिग्री सेल्सियस, दुनिया का सबसे ठंडा प्लेस, या ऑलमोस्ट अलास्का के पास है। अगर आप उसको अलास्का ज्योग्राफिकली के। मैप पे देखो, बिल्कुल अलास्का के पास है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो आप यूएस में एंटर कर जाओगे, कनाडा में एंटर कर जाओगे। तो मतलब दुर्गम जगह -72, वहां जाने का सोचा कैसे? पहले तो सोचा बेसिकली क्यों? मैं ना बिश्केक में था। प्लान ये था कि मैंने तुर्कमेनिस्तान का वीजा अप्लाई कर दिया था और मेरा प्लान था कि मैं यहाँ बिश्केक किर्गिस्तान से जाऊंगा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, देन ईरान। ओके। मेरा तो ओमिया फिर का कोई प्लान था ही नहीं। ये प्लान, बट तुम ईरान गए नहीं शायद, राइट? नहीं, प्लान क्या हुआ कि मैंने एक चीज देखी, डॉक्यूमेंट्री आई ओमियाकोन के बारे में मेरे यूट्यूब पे, लाइक होम पेज पे। पता नहीं कैसे आ गई, मुझे जानना था शायद इसलिए आ गई। तो मैंने उसको देखा, मुझे कहा यहाँ जाना है यार, जाना है, कितनी मस्त जगह है। मैंने 72 मुझे एक्सपीरियंस करना है कि कैसा फील होता है। तो इस वजह से तुम या -72 में चले गए, मतलब वो सोच करके। एंड उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर की लैंड ट्रेवलिंग करनी पड़ी थी पूरा। जो क्योंकि एकदम ये यूरोप के पास आता है, यूरोप से पूरा जाना पड़ेगा आपको एकदम लास्ट ऑफ एशिया, हम्म, बिल्कुल और अलास्का वापस से कॉर्नर, बिल्कुल हाँ, साइबेरिया का कॉर्नर अलास्का बिल्कुल। के पास। और उसके बाद जो मेरी अगली कंट्री थी वो अजरबैजान थी, और अजरबैजान आता है एकदम मॉस्को से नीचे। तो वापस से इस रोड में, और फ्लाइट मुझे नहीं करनी थी, तो उसके लिए मुझे लैंड ट्रैवल करना पड़ा काफी लंबी, और हिचाइक भी काफी करना पड़ा। ये कितने किलोमीटर का रास्ता था करीब? ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर। उसका मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था उसके लिए। 13,000 किलोमीटर, राइट? वन 30 थ्री 30 नो 30,000 30 किलोमीटर 30। 30,000। ओके। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद नेटवर्क खराब था बीच में तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबसे पहली बात है कि भाई साहब जो है वो ओमियाकॉन, जो कि बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है रशिया का, बिल्कुल अलास्का या के पास है, वहां जाने का इनका कोई प्लान नहीं था। ये तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिस्तान में थे ऑलरेडी, राइट? या और किर्गिस्तान से तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान जाने का प्लान था। बट इनके यूट्यूब चैनल पे ओमियाकॉन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि मैं वापस से रसिया जाऊंगा और इस जगह को फील करूंगा कि -72 डिग्री सेल्सियस में कैसा होता है। और इन्होंने किर्गिस्तान से मगादान होते हुए बिल्कुल ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया, एशिया, बिल्कुल अलास्का के पे गए और वहां पे वो पार्ट कवर किया ओमियाकॉन। और वहां से हिच हाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हुए वापस अजरबैजान आए। और ये जो पूरा सेक्टर इन्होंने कंप्लीट किया, ये 30,000 किलोमीटर का है। एंड ये पूरा बाय हिच हाइक और बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने वाला आप शायद पहले इंसान होंगे, और ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसके लिए आपने ये अप्लाई किया है, या इसका अप्रूवल कब तक आएगा देखते हैं, ठीक है? देखते हैं। या वाओ मैन, वाओ, वाओ, लेट मी डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली। वाओ। ओके। तो अब बात करते हैं -72 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? काफी ठंड था सबसे पहले। काफी ठंड थी यार, ऑब्वियसली -2 3 में हालत खराब हो जाती है लोगों की, या -72 -50 तो मतलब। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में हुआ करता था, तो जब स्कूल में तापमान 10-11 चला जाता था तो स्कूल बंद हो जाता था, क्योंकि इंडिया में इतनी ठंड होती नहीं है। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो ठंड, सबसे पहले ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। मतलब आपके आईलेसेस फ्रीज हो जाएंगे, आपके ये जो सारा पार्ट जलने लगता है, ये वाला पार्ट, नाक जलने लगेगा, आपकी उंगलियां जलने लगेगी। तो एक ऐसा फील होता है। लेकिन उसी को फील करने के लिए मैं वहां गया था और अच्छा लगा जाके। लोग बड़े अच्छे थे, काफी मतलब वार्म हार्टेड पीपल थे इधर, सबसे ठंडी जगह पे। वाओ। और वहां पर भी आप कहाँ, मतलब लोकल्स के साथ रुके? लोकल्स के साथ रुका था, वो अच्छी किस स्टोरी है। जब तरीके मैं के वहां लोग हैं पहुंचा, उस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, मतलब किस तरीके के लोग हैं उस तरफ?
काफी अच्छे लोग हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, कि वहां पे लोग इंडियन मूवीज देखते हैं इतने दूर होने के बाद। लाइक सेटलमेंट सिविलाइजेशन पता नहीं कहाँ कैसे वहां पे रह रहे हैं। 400 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, सिर्फ दिन की कुछ ट्रक्स जाती है बस, उसके अलावा कुछ नहीं जाता वहां और पे, वो इतनी इंडियन ठंड मूवीज होती है। देखते हैं। या यू नो एवरीवन नो जिमी जिमी। जिमी जिमी जिमी। अच्छा अच्छा, रशिया में बहुत लोग जानते हैं, एंड आई बहुत एम फेमस है। श्योर कि यार, बट लेकिन साइबेरिया का वो पार्ट एक्चुअली वो रशिया में आता है, लेकिन अगर आप उसकी डिस्टेंस देखोगे ना, तो वो मतलब इंडिया, मतलब आप 3-4 बार इंडिया मिला दोगे ना, मॉस्को से उतना दूर है। या तो वाओ मैन, वाओ, वहां पर उन्होंने भी उन्होंने उन्होंने मुझे लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट रखा था। लाइक मेरे लिए स्पेशल कॉन्सर्ट था वहाँ पे। टू वेलकम यू। या वेलकम मी। ओह मैन, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो अमेजिंग। यही चीजें है ना, जो एक ट्रैवलर होने का यही फायदा है। एक टूरिस्ट और ट्रैवलर के बीच में ना यही फर्क है। टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स देख करके आ जाता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता उसके, वहाँ के लोकल्स का, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको, इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। मेरा जो मैंने 1-2 ट्रिप अभी किए हैं जिसकी मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, बस मैंने उस सीरीज में थोड़ा बहुत ऐसे एक्सपीरियंस किया था लोकल के साथ रहने का, यूएस वाली सीरीज में। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ऐसा सोच लिया है कि मैं आगे जितने भी ट्रैवल करूंगा ना, मैं हॉस्टल्स और होटल नहीं लूंगा। लूंगा, लोगों को बताने के लिए मैं वो दिखाऊंगा जरूर कि क्या हॉस्टल और क्या होटल्स आप ले सकते हो, किस लोकेशंस पे ले सकते हो। बट फॉर माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड ऑलवेज ट्राई टू स्टे विद लोकल्स नाउ, कि मैं उनके साथ ही रहूं और उनके साथ ही एक्सपीरियंस करूं कि यार ये ओवरऑल जो है माहौल कैसा होता है। अच्छा, अब कुछ और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। कोविड-19 की वजह से क्या चेंजेस आने वाले हैं प्लान्स में? कोई चेंजेस आने वाले हैं? प्लान्स में वापस अभी आओगे इंडिया या फिर फिलहाल आगे ट्रैवल करोगे? क्या करना है? अभी अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ और सिर्फ एक अच्छे लाइक होप की कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ वापस फिर से नॉर्मल हो जाए और मैं ट्रिप कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन अभी ऐसे कोई प्लान नहीं है कि मैं वापस से इंडिया आऊँ, बस वेट कर रहा हूँ फिलहाल। इस महीने तक तो वेट कम से कम करूंगा। ओके, और अगर सब कुछ ठीक रहता है और आप ट्रैवल आगे प्लान करते हो, तो आगे का क्या प्लान है अजरबैजान के बाद? जॉर्जिया जाना है, यहाँ से जॉर्जिया के बाद अर्मेनिया, अर्मेनिया के बाद वापस से ईरान, एंड देन गो टू इराक, एंड इराक टू मे बी लाइक गो टू जॉर्डन। और जॉर्डन से मेरा सीरिया का प्लान है, बाकी देखता हूँ क्या आता है नहीं होता। सीरिया एंड देन बैक बैक टू जॉर्डन, और जॉर्डन से मैं इजिप्ट, और इजिप्ट से फिर साउथ अफ्रीका बाय लैंड, लाइक ऑल द वे ईस्ट कोस्ट। ओके, तो मैं जहां तक सुन पाया, जो थोड़ा बहुत मैंने इराक सुना और मैंने सीरिया सुना। या एक सोमालिया रह गया यार, उसको भी कर ही लेते। ऐसा कुछ देखता हूँ, भाई सोमालिया भी घर सब कर ही वापस लेंगे। आओगे ना? घर या वापस अभी आना आओगे है। ना? या तेरा या प्लान है ना घर आने का वापस? टच वुड। या ठीक है, वापस आना है यार, ठीक है। अच्छा, तो इराक भी जा रहे हो और सीरिया भी जा रहे हो? या सीरिया में कौन सा पार्ट कर रहे सीरिया में बेसिकली, क्योंकि आप सीरिया में एज ए लाइक आप अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते, अगर आपको पता हो तो। आपको एक हो? टूर नहीं, कंपनी मुझे के नहीं थ्रू पता जाना था। होता है। आपको एक टूर कंपनी की तरह जाना होता है आपको, लाइक इट्स लाइक नॉर्थ कोरिया। अच्छा, तो मतलब सीरिया में आप किसी ट्रैवल कंपनी के थ्रू जा सकते हो? जा सकते हो या। ओके, तो तुम सीरिया वैसे करोगे, और इराक? इराक में तो इरा बगदाद वाला पार्ट करने वाले हो। हाँ, वो वो मैंने जो बहुत प्लान मैं जो नटोरियस पार्ट मैंने है। जो प्ला, जो मैंने प्लान बनाया है कि दो हमारे मेरे पास दो प्लान्स हैं। एक तो प्लान है कि ईरान से फेरी लेके कुवैत निकल जाओ, कुवैत से बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेन लेके आप चले जाओ बगदाद, बगदाद से बस लेके जो ट्रेन चल जाती है। मेरा ही ये वाला प्लान है। जो कुवैत से ट्रेन चलती है बगदाद के लिए, और बगदाद से बस चलती है जॉर्डन के लिए। ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ये सब। अब पता नहीं कोविड के बाद क्या होगा नहीं होगा, काफी चेंजेस होने वाले हैं मुझे लगता है वीजा के ऊपर भी। लेकिन ये सब जो पहले की मैंने प्रिपरेशन बता रहा हूँ, जो मैंने पता किया था। आई एम प्रीटी श्योर जो होगा अच्छा ही होगा, और जो होना है वो अच्छे के लिए ही होना है। सो कुछ ना या कुछ रास्ता निकल के आएगा ही। जब मन में इतना सोच लिया तुमने और इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुंच गए हो, आई एम प्रीटी श्योर बिना साउथ अफ्रीका गए तुम वापस आओगे नहीं। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, कितना सामान लेकर के ट्रैवल करते हो? बेसिकली मैं काफी सामान लेके बहुत कम सामान में ट्रैवल करता हूँ। बेसिकली मेरे पास सिर्फ दो जोड़े टी शर्ट्स हैं। एक ही जो मैंने पहना है अभी, और एक मेरे पास अपना अपना टाइम आएगा, बस वही है दो मेरे पास। ओके। और कुछ लाइक दो पेयर के लाइक जीन्स हैं। और बस कपड़े मेरे पास बहुत कम है। एक टेंट है, एक हैमॉक है छोटा सा, एंड एक स्लीपिंग बैग है, और एक स्लीपिंग मैट्रेस है, एंड लाइक लैपटॉप विद पावर बैंक्स, फोन्स, दैट्स इट। तो इन टोटल मेरा और 12 से 13 किलो। टोटल तुम्हारा जो बैगेज है सब मिला करके 12-13 किलो है बस? या ठीक है, मतलब हिच हाइकिंग करने के लिए लाइट वेट होना बहुत जरूरी है, और 12-13 किलो में कुछ तुमने एक साल निकाल लिया, राइट? या लाइफ कितनी इजी है नहीं?
मतलब कितनी कम जरूरत के साथ लाइफ जी जा सकती है, या और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और क्या क्या खरीदते रहते हैं, और हमें लगता है कि बिना इनके तो हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। हो सकता है बट यार। ट्रू ट्रू इज दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है जब आप हिचाइक कर रहे होते हो तो जरूरी नहीं है आपको लिफ्ट मिल जाए, बिकॉज दिस इज या नॉट अ वेरी ओ कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि हिचाइक करते वक्त कहीं फंस गए हो या फिर कोई लिफ्ट ना मिली हो? कभी अगर ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या किया है फिर? बहुत बार हुआ है। सबसे जो पहली बार मुझे याद है, जब वो मेरी पहली इंटरनेशनल सही वाली हिचाइकिंग थी, और रशिया में मैंने 23 आवर्स का वेट किया था। 23 घंटे? 23 घंटे। ओके, हाँ फिर? ओके। वो पहला था। उसके बाद सेकंड बार मैंने वेट किया था थाईलैंड में, ऑलमोस्ट 2 दिनों का वेट किया था। 2 दिनों तक एक गैस स्टेशन पे था। क्या, कहाँ पर थे? थाईलैंड के गैस स्टेशन पे 2 दिनों तक था, और मैंने इसमें सोया थाईलैंड था के मैं। गैस स्टेशन पे 2 दिनों तक तुमने वेट किया था, और तुम्हें कोई या हिचाइक के लिए गाड़ी नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। फिर तो मतलब वो 2 दिन तक क्या किया हुआ, कहाँ रात में कहाँ सोए? गैस, मेरे पास टेंट है तो मैं कहीं भी सो लेता हूँ। मेरे सोने के लिए मैं कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ सोया हूँ। अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो मैं पुलिस स्टेशन में सोया हूँ, माफिया के पास सोया हूँ, आर्मी के साथ सोया हूँ, मिलिट्री के साथ सोया हूँ, माफिया के घर सोया हूँ, नोमैड के घर सोया हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ सोया हूँ, मतलब उनके रूम में। इमिग्रेशन ऑफिसर साउंड्स वेरी गुड एक्चुअली। ओके। और जब कुछ नहीं मिलता है, कहीं पर ऐसे फंस जाते हो चाइन करते हुए, तो ऐसे ही गैस स्टेशन पे टेंट लगाया और उसके अंदर सो गए? तो क्या यार, इट्स लाइक ओके, इट्स नॉर्मल डे। ऐसा नहीं कि मुझे मेरा दिन जा रहा है, ठीक है, ये ट्रैवलिंग का पार्ट है। इट्स नॉट लाइक मैं जल्दी जाने की, ठीक है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, उससे क्या जल्दी है किसी चीज की। किताब लिखनी चाहिए यार तुम्हारे ऊपर। और ये सब तुम ये 18 तुम 18 साल के हो नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। 18 साल के तुम हो ही नहीं सकते। मतलब इतना दिमाग कहाँ से आ सकता है यार? पिछले जन्म में थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ली तुमने, मेच्योरिटी क्या पिछले जन्म से लेकर के आए हो तुम, इतनी मेच्योरिटी और इतना परसिवरेंस? डूड, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड हाउ डू यू फाइंड, मतलब अभी तक जितनी कंट्रीज है उसमें आई एम प्रीटी श्योर सारी कंट्रीज ब्यूटीफुल होती है, बट तुम्हारी फेवरेट अभी तक कौन सी रही है? फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है सच, क्योंकि सारे कंट्रीज की अलग अलग चीजें हैं। चाइना भी काफी खूबसूरत है, लोग बड़े अच्छे हैं। लेकिन यकूतिया पता नहीं मेरे दिल में काफी अच्छा रहा। यकूतिया का जो पार्ट था, वो जो 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 साइबेरिया का यकूतिया वाला पार्ट, जहाँ पे ओमियोकन वगैरह है, वहाँ पे पता नहीं अच्छा सा फील हुआ मुझे। मुझे वापस से फिर से जाना है वहाँ पे। और म्यांमार काफी खूबसूरत है, लोग यकूतिया, की स्माइल। या यकूतियंस जहाँ पर ये या मैमोथ थे और सारे या 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 पुराने। या या, या मैं मेमोत म्यूजियम भी गया था जब मैं यकूतिया में था। हाँ, राइट राइट। तो तुम्हारा ये वाला जो एक्सपीरियंस है साइबेरिया वाला, ये काफी अच्छा रहा, राइट? काफी अच्छा रहा। आगे हम क्या देखने वाले हैं, और आने वाले टाइम पे शुभम कैसी जगहों पे जाने वाला है, जिसके बारे में शुभम भी एक्साइटेड है कि वो ये करने वाला है? वन ऑफ द प्लान्स, काफी बड़े बड़े मैंने प्लान्स बनाए हैं, क्योंकि तो पहला प्लान था साउथ अफ्रीका, लाइक अफ्रीका वाला प्लान है। अफ्रीका में थोड़ा इंस्टेंस घूमना चाहता हूँ। मैं भी साइकिलिंग करना चाहता हूँ अफ्रीका में, ये मेरा वन ऑफ द प्लान्स है। ओके, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। या देन साउथ अमेरिका, इट गोना बी ग्रेट। लाइक मैंने प्लान बनाया कि अलास्का से लेकर अंटार्कटिका तक हिचाइक करनी है। अलास्का से लेकर के अंटार्कटिका तक हिचहाइक करनी है? तुम या तुम छोटा या नहीं सोच पाते हो ना? मतलब तुम छोटा नहीं सोच पाते हो ना, राइट? हाँ, मुझे लग रहा है ये या थोड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर। मतलब कि कुछ छोटा, आराम से, आसान सा सोच ही नहीं पाते हो। वेवलेंथ ही अलग है ब्रो। अलास्का से अंटार्कटिका तक अब क्या करोगे? इसके बाद चांद पे चले जाओगे? कहाँ जाओगे यार? वो भी कर या लोगे तुम, और वो भी हिचहाइकिंग में चले जाओगे? तो मुझे लगता है धरती से चांद भी किसी दिन हिचहाइकिंग में चले जाओगे तुम। मे बी। बहुत बहुत ही मजा आ रहा है यार शुभम तुम्हारे साथ बात करके, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है हमारे पास। लेकिन 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 जाने से या पहले मैं सारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे शुभम को लेकर, लेकिन अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल या डालिए, और शुभम उनका जवाब आपको उसी जगह पर दे देंगे। विद दिस, शुभम जाते जाते क्या कहना चाहोगे? तो इनके या बारे में क्या कहना चाहोगे, इनसे क्या कहना चाहोगे, कोई मैसेज? बेसिकली जो काफी लोगों ने देखा कि ये डिफरेंट ट्रैवल है। सबसे पहले कि इस ट्रैवल में कंफर्ट नहीं है। मैं कहना चाहूंगा अगर आपने ट्राई करना है तो इस ट्रैवल में कंफर्ट नहीं है। मे बी आप कई रात सोओगे नहीं, लेकिन आपको इस काबिल बनाना होगा कि आप कई रात सो नहीं। अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलते हैं, पता नहीं कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, बट ये थोड़ा है। दूसरा कि मैं लॉन्ग टर्म ट्रैवल करता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि घर से दूर रहता हूँ, जो मेरे प्रीवियस फ्रेंड है उससे दूर रहता हूँ। तो लोग मिलते हैं, लेकिन जो फ्रेंडशिप है काफी इंटेंस होती है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, काफी लंबा नहीं। मैं ऐसे ही कोई फ्रेंड से मिल गया किसी अलग कंट्रीज में, काफी वाओ वी आर मेरे गुड फ्रेंड,
काफी दिनों तक हैंग आउट किया, फिर लेकिन वो ना कनेक्शन नहीं मिल पाता जो कि हमारे इंडियन लाइक घर वाले जो फ्रेंड्स हैं, अभी भी मेरे उसी तरह बात होती है। तो ये सब Right. चीजें थोड़ी मोड़ी लाइक डाउन डाउन चीजें हैं इन सब चीजों में, लंबी ट्रैवलिंग में, लेकिन एक्सपीरियंस गजब का है। लेकिन फिर भी अगर आपका गट्स फीलिंग है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो निकल जाइए। दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसको सिर्फ मुझे देखना है। All right. With that thought, man, I think it's time to say goodbye. बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस या थैंक यू आप, इंटरव्यू के लिए। थैंक यू और इसको अलग लोगों तक और पहुंचाने के लिए, सब ट्रैवलिंग के लिए। हमारा इंडिया भी काफी ट्रैवल करेगा आज से 5 सालों बिल्कुल के बाद। बिल्कुल, सी यू आर एन इंस्पिरेशन राइट नाउ एंड आई एम प्रीटी श्योर जो तुम्हारी जर्नी है शुभम, उससे काफी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सब ट्रैवलर्स हैं और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग हम सबका ही पैशन है, जितने भी लोग यहाँ पर तुम्हें देख रहे हैं। बट जिस तरीके से तुमने ट्रैवल किया, एक माइलस्टोन डेफिनेटली तुमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। और उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंस्पिरेशन भी है, सेफ्टी रूल्स भी है कि कैसे कैसे किन किन प्रॉब्लम से तुमने कैसे कैसे डील किया है, तो बहुत सारी लर्निंग भी है उसमें। तो ये सब बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। So, thank you so much for doing this and for coming for this या episode. And with this, I would say goodbye to you and to everyone who is watching us right now. Thank you so much for watching us